बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान की अदालती और सियासी महाज के ऊपर सबसे क्रूशल और सबसे इंटरेस्टिंग वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। 4 अक्टूबर की कॉल दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक की, उसका ड्रॉप सीन हो चुका है और अब बज़ाहिर 63 की जजमेंट भी आ जाने के बाद कोई मुश्किल नज़र नहीं आती कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम पास करवा ले। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें किसको क्या मसला है और क्या एक स्ट्रॉन्ग किस्म की वकला की तहरीक इसका रास्ता रोक सकती है। एक बात मैं आपको एट द आउटसेट बता दूं कि अभी तक मेरी असेसमेंट ये है कि जो वकला को जब हम सुनते हैं उनका मसला 26वीं आईनी तरमीम से नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो एग्री करते हुए नज़र आते हैं। उनका मसला है कि ये जो पर्सन स्पेसिफिक हो गया है मामला, 65 से 68 साल करने का हो गया है मामला, आईनी अदालत बनाकर उसमें जो इस वक्त करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा हैं उनको ले जाने का मामला है। ये शायद वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बन रहा है वकला के दरमियान, और अगर कोई रास्ता रुकने का इम्कान हो सकता है और ख़ास तौर पर काजी फाइज़ ईसा साहब का रास्ता रुकने का इम्कान हो सकता है, वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की लॉयर्स मूवमेंट है जिसमें साबिक जज जो हैं वो भी शामिल हों, मौजूदा जो वकला रहनुमा है वो भी शामिल हों और ऑल अक्रॉस पाकिस्तान आपको लीगल फ्रेटर्निटीज़ पर खड़ी हुई नज़र आए। लेकिन साथ में आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप और उनकी जो पॉलिटिक्स है वो भी बड़े स्ट्रॉन्गली डिवाइड करते हुए नज़र आते हैं वकला को। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन हुआ और वहाँ की तकारीर आपने देखी होंगी, बहुत वायरल भी हुई हैं। साकिब बशीर साहब से पूछेंगे कि अब तक इस तमाम मंजरनामे में वकला क्या कर रहे हैं और पोटेंशली जब आप देख रहे हैं उनकी तकारीर और उनके जो मुसव्वदे या उनके जो कम्युनिके सामने आ रहे हैं, क्या खिचड़ी पक रही है इस वक्त शहर इक़्तिदार में भी और फिर जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं वहाँ पर भी। साकिब बशीर साहब, एक तो जो हुकूमत है, जो हुक्मरान इत्तेहाद है, वो तैयारी कर रहा है कि दोबारा एक अटैम्प्ट ली जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि 25 अक्टूबर से पहले जो है वो ये हमने करना है, क्योंकि हमें ये खदशा है कि शायद 25 अक्टूबर के बाद हमें ये नहीं करने दिया जाएगा। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर अंदाज में बताया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हुकूमत जो है वो एक अटैम्प्ट और लेगी। अब वो कैसे लेगी, वो अब 2 किस्म की आरा जो है वो पाई जाती हैं। एक तो राय ये है कि जिन पे मौलाना के साथ कंसेंसस हो चुका है या हो गया है उन तरमीम को लाएं और बाकी जो है पेंडिंग कर दें। ये एक राय है कि 25 अक्टूबर से पहले ये कर लिया जाए और वो आईनी अदालत। लेकिन दूसरी जानिब जो वकील हैं वो आहिस्ता मुतहरिक हो रहे हैं। अगरचे जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले 2 साल से जो वकीलों की जो सियासत है, ख़ास तौर पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, पाकिस्तान बार एसोसिएशन के, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन पर एक जो है वो उन्होंने उन हावी भी हैं और उनको साथ मिलाया हुआ है और वो मिले हुए हैं, हमें नज़र आ रहे थे। अभी भी रिसेंटली इस किस्म की ही सिचुएशन बनी, लेकिन ये आहिस्ता जब ये पेनिट्रेशन हो रही है वकला में कि ये तो पूरा एक सिस्टम ही ख़त्म किया जा रहा है, पूरी सुप्रीम कोर्ट को कोई सेशन कोर्ट बनाने जा रहे हैं और ये कोई आईनी अदालत होगी और आईनी अदालत में ये खुद ही जज लगाएंगे। और आगे बिलावल साहब ने कहा है जी सूबाई आईनी अदालतें भी लगाएं। मतलब ये है कि एक जाला लग जाएगा उधर सिंध में जनाब जो आईनी अदालत होगी, और इधर सूबा पंजाब में मरियम या नून लीग अपना एक लगा लेगी और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वाले अपने लगा लेंगे, मरकज़ की हुकूमत अपना लगा लेगी। तो कहाँ गई वो अदलिया, कहाँ गई अदलिया की आज़ादी? ये सारा जो है वो चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी। मतलब इसमें अब वकला की तहरीक जो है वो आहिस्ता उसमें यूनाइट हो रहे हैं दोबारा से वकील, और वो वकला भी जो आज़म नज़ीर तारड़ के ग्रुप में से हैं। आज जो इस्लामाबाद बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार ने एक जो 7 अक्टूबर को कल जो है वो किया, एक बहुत बड़ा कन्वेंशन किया उन्होंने। उस कन्वेंशन में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो बड़ी सख्त लैंग्वेज थी और गवर्नमेंट को बार बार अल्टीमेटम दिया गया और बड़े वाज़े अंदाज में क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि जो जुडिशल पैकेज है हम उनको मुस्तरद करते हैं, और ख़ास तौर पर आईनी अदालत, जो बात आपने की कि कंसेंसस किस पे हो रहा है, आईनी अदालत पे।
انہوں نے کہا ہم خاص طور پر آئینی عدالت کو مسترد کرتے ہیں. علی احمد کرد اور دوسرے جو سینئر وکلاء ہیں، منیر ملک اور جو سابقہ جو تھی وکلا تحریک اس کے بڑے ایکٹیو جو ہے وہ فرنٹ پہ موجود وکلا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے. آج بلکہ میں نے سنا کہ وکلا کی قیادت نے یہ اعلان کیا کہ ہماری لاشوں سے گزر کے آپ کو جو ہے وہ آئینی عدالت جو ہے وہ بنانی پڑے گی. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو 2 چیف جسٹس ہیں نا، یہ نہیں ہوگا. آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ سپریم کورٹ کے اندر اسٹرینتھ بڑھا لیں، وہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے 5 ججز کا، وہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹر صرف وہ سنیں، باقی سارے ججز باقی کیسز کو سنیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک من پسند کا اپنا ایک سیاسی جج لگائیں، بلکہ اس کو سیاسی عدالت کہا گیا، سیاسی جج کہا گیا اور نام نہاد عدالت کہا گیا. تو جو لینگویج تھی وہ بڑی سخت تھی، اور خاص طور پر پرسن اسپیسیفک پہ بھی انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ پرسن اسپیسیفک کر رہے ہیں، جس سے ایک تاثر ملا تھا کہ جو پچھلا ڈرافٹ سامنے آیا تھا کہ 68 جو ہے وہ ایج کی جا رہی ہے، ریٹائرمنٹ ایج جو چیف جسٹس ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے. تو یہ پرپوزڈ امینڈمنٹ تھی اور پتہ نہیں اب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس سے یہ تاثر ملا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو حکومت شاید کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے لگانا چاہ رہی ہے یا لگا سکتی ہے متوقع طور پر. جو ایک تاثر ابھرا تو اس تاثر کو بھی انہوں نے رد کیا. انہوں نے کہا پرسن اسپیسیفک تو کسی صورت جو ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. مطلب یہ ہے کہ ایک پورا جو ہے بحران جنم لے رہا ہے، اور جو وکلا ہیں اس میں کودنے کو بالکل تیار ہیں. آپ اس سے قبل لاہور میں ایک بڑا کنونشن ہوا وکلا کا، پشاور میں بڑا کنونشن ہوا، اب اسلام آباد میں بڑا کنونشن ہوا، اور اس میں جو ان کے ٹاپ کی جو ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے پاکستان بار کونسل، اس میں نہیں ہے ابھی تک. وہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں جو بھی ان کا ہے. یہ وہ پہلو ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم ظاہر ہے کہ تمام قسم کے وکلا تنظیمیں، ان کے نمائندے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے انگیج کرتے ہیں، تو وہ یہ تاثر بڑے بھرپور طریقے سے اور بڑی حد تک درست بھی نظر آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو وکلا اکٹھے ہو رہے ہیں وہ وکلا ILF کے، وہ ہے انصاف لائرز فورم، وہ وکلا ہیں جو تحریک انصاف کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان کے کیسز سنتے ہیں، یا ان کی جو لائرز ونگ ہے اس کے ممبرز ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ریپرزنٹیشن وکلا کی نہیں ہے، یہ اس کے اوپر ایک سیاسی جماعت کی چھاپ ہے. تو یہ لیگل فرٹرنٹی کا مسئلہ نہ سمجھا جائے، کیونکہ دیکھیں ہم بھی تو کھڑے ہیں، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان بار کونسل کے جس طرح آپ نے بھی مینشن کیا لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف ابھی تک سیاسی طور پر قائل نہیں کر پائی جو تمام براڈ رینج آف وکلا ہے جن کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، کہ وہ اس کو اپنا ایک مسئلہ سمجھیں؟ یہ معاملہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس مسئلے کو جو پاکستان اسلام آباد میں جو آل پاکستان وکلا کنونشن ہوا ہے، اس مسئلے کو خاص طور پر ایڈریس کیا گیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے آج جو وکلا کنونشن تھا اس میں پورا پنڈال بھرا ہوا تھا، ایک بہت بڑا پنڈال تھا، اور اس میں ملک بھر سی کی ریپریزنٹیشن تھی. مطلب آزاد کشمیر، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، راولپنڈی، پنجاب، لاہور، مختلف جگہوں کی جو ریپریزنٹیشن تھی وہ اس میں موجود تھی. اور اس میں یہ شکوہ کیا گیا، مطلب یہ ساری ریپریزنٹیشن تھی، تقاریر میں نے آپ کو بتا دی، لینگویج بتا دی. 2 باتیں کی گئی. ایک، شکوہ کیا گیا کہ PTI کے وکلا تو آئے نہیں ہیں. نمبر 2، انہوں نے کہا حامد خان صاحب انکلوڈنگ حامد خان، انہوں نے بڑا واضح اعلان کیا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس سٹیج پر پیپلز پارٹی کے وکیل بھی موجود تھے، اس سٹیج پر مسلم لیگ نون کے جو رہے ہیں پہلے وہ وکیل بھی موجود تھے، اس سٹیج پر حامد خان بھی موجود تھے، بلکہ پیپلز پارٹی اسلام آباد کے جو صدر ہیں، وہ اس وقت اسلام آباد بار کے صدر ہیں، انہوں نے تقریر بھی کی. تو انہوں نے ایک بڑا واضح پیغام دیا کہ ہم وکیل ہیں. سب نے کہا ہم وکیل ہیں. یہ کالا کوٹ، اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں، بلکہ عمران خان صاحب کی دور حکومت میں جو پالیسیز تھیں انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا. انہوں نے نون لیگ کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا، انہوں نے پیپلز پارٹی کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے واضح یہ پیغام دیا کہ اس وکلا کی، اس موومنٹ کا، اس وکلا کنونشن کا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں. ہم انڈیپینڈنٹ اپنا لائحہ عمل بنائیں گے.
इंडिपेंडेंट चलाएंगे और हमारा पर्पस किसी पॉलिटिकल पार्टी को इक़्तिदार से हटाना ना लेके आना है। हमारा पर जो मकसद है वो ये है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है हमने उसको यकीनी बनाना है, हमने सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत करनी है, हमने आईनी अदालत नहीं बनने देनी। तो ये जो आपने सवाल उठाया बहुत जेन्युइन ये क्वेश्चन है, सवाल है जिसको आज ख़ास तौर पर एड्रेस किया गया और उसमें पीटीआई के वकला की वो रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और लाहौर में भी जो हुआ, पेशावर में हुआ, और जो मुनीर मलिक हैं, अली अहमद कुर्द हैं, ये बैरिस्टर सलाहुद्दीन हैं, इस्लामाबाद की एक बैरिस्टर कम्युनिटी है पूरी, इस्लामाबाद के जो ये वकील हैं सारे मुख्तलिफ बार्स के सदर हैं, इनका पीटीआई के साथ कोई तल्लक नहीं है, ये पीटीआई के नहीं है। मतलब इसमें इक्का दुक्का कोई लोग होंगे, लेकिन ये सारे इंडिपेंडेंट, इनकी अपनी पहचान है, बार की अपनी एक सियासत है, अपनी पॉलिटिक्स है, वो उसको लेकर चल रहे हैं, इसका उसके साथ तल्लक ही नहीं उस सिनेरियो के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम जब लास्ट वीडियो कर रहे थे उसमें भी एक मामला डिस्कस हुआ और आपने दिन काउंट किए कि लगभग 10-11 वर्किंग डेज अब बचते हैं 25 अक्टूबर में, क्योंकि 2 वीकेंड्स आ जाएंगे और सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है 14, 15, 16 अक्टूबर। तो ये तकरीबन कुल मिलाकर 4 और 3 7 दिन बनते हैं, 7 दिन माइनस हो जाते हैं, तो उस सूरत में कोई 10-11 दिन अब बाकी बचते हैं। तो इन 10-11 दिन में वकला का कोई लायामल सामने आया, उन्होंने करना क्या है, और जो या सिर्फ तमाम तर नसार जो है वो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज़ के एहतजाज के ऊपर है इनका? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अगर हुकूमत ने कोई अटैम्प्ट ली तो वकील जो है वो बाहर निकल आएंगे। आज उन्होंने 2 बातें की, एक ये भी कहा कि हमारी लाशों से गुजर कर आपको आईनी अदालत बनाना पड़ेगी और हम किसी सूरत ये सुप्रीम कोर्ट को सेशन कोर्ट नहीं बनाने देंगे, उसको जो है वो पावरलेस नहीं करने देंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारे कन्वेंशंस हैं ये जारी रहेंगे और ये इसकी कॉल हम रेड जोन में भी दे सकते हैं कि रेड जोन में एक कन्वेंशन होगा। तो आप ये तसव्वुर करें कि जिस दिन, और उन्होंने ये ऐलान किया, उन्होंने कहा कि ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एहतजाज करती हैं वो उनका सेपरेट है, जिस दिन इस काले कोर्ट वालों ने एहतजाज का ऐलान किया वो फिर एहतजाज भी होगा और भरपूर एहतजाज होगा और हम भरपूर तरीके से जो है वो इसकी मुज़ाहमत करेंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे। बल्कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के 63A के जो फैसले है उसको हामिद खान साहब जो है वो बड़ा पुरज़ोर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो पूरा एक टेन्योर गुजारा उसको उन्होंने बहुत पुरज़ोर तरीके से क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने ये तस्लीम किया कि उन्होंने जो हामिद खान कहते हैं कि उनसे गलती हुई, जो उन्होंने माजी में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनके साथ वो खड़े रहे जब उन पे मुश्किल वक्त था, और वो कहते हैं कि वो ये समझ रहे थे कि शायद चीफ जस्टिस जो है वो एक इंडिपेंडेंट आवाज़ होगी, और उन्होंने कहा कि उनके सोच समझ के बरक्स वो चीज़ें निकली हैं। तो अब जो है वो उनको अफसोस हो रहा है कि ये सारा कुछ जो है वो उन्होंने किया है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है और इसमें वकला जो है वो आपको इकट्ठे होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़िमनन ज़रूर बता दूं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात उठाकर इमरान खान ने वकला के सुपुर्द की, और उसके पीछे गालिबन शायद थॉट प्रोसेस ये था कि वकील जो है इनको उस तरीके से शायद गिरफ़्तार भी नहीं किया जाता, अगर इनके मामलात अदालतों में जाते हैं तो इनको क्विकली रिलीफ भी मिल जाता है सियासतदानों के बनिस्बत, और इनको अदालत में कहीं ना कहीं जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर का सामना भी होता है। और फिर जो अदालती मंजरनामा है वो जिस तरीके से सियासी मंजरनामे से जुड़ा हुआ है, तो अगर वकला इस जमात का हरावल दस्ता होंगे तो फिर शायद बहुत सारी आसानियाँ होंगी। लेकिन कुल मिलाकर टू कट द स्टोरी शॉर्ट मामला ये है कि जो वकला ने, जो तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, तो वो वकला कितने थे वो सबको मालूम है। अगरचे ये एक नई चीज़ थी जो हुई, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से नारे लगे और सब कुछ हुआ, लेकिन वो बड़ी तादाद में वकला को मोबलाइज़ करने में तहरीक इंसाफ के अपने जो वकला हैं, वकला रहनुमा हैं, जिनके पार्टी सुपुर्द की गई है, चेयरमैन से लेकर जनरल सेक्रेटरी से लेकर बड़े बड़े ओहदेदार जो हैं वो वकला हैं, जो पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं, मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के वो वकला हैं, जो सेनेटर बनाए गए हैं बशमूल हामिद खान वो वकील हैं। तो ये सारे के सारे जो वकला हैं वो मिलकर, अगरचे मैं ये समझता हूँ कि वो वेव क्रिएट नहीं कर पाए और उनकी बज़ाहिर ये एक बड़ी नाकामी नज़र आती है कि ये स्ट्रेटजी जो है उस तरीके से वर्कआउट नहीं हुई और जो वकला हैं वो चीज़ नहीं कर सके तहरीक इंसाफ के लिए
जिस बुनियाद पे गालिबन उनको जो है पार्टी का तमाम इंतज़ाम व इंसराम और बड़े बड़े ओहदे दिए गए थे। अब को 10-11 दिन की गेम बाकी है, वर्किंग डेज़ की बात कर रहा हूँ, वरना तो कुल मिलाकर ज़ाहिर है कि तकरीबन 12 और 5 17 दिन जो है अदरवाइज़ बनते हैं। 7 छुट्टियाँ माइनस कर लें, मिनहा कर लें तो फिर 10 दिन बनते हैं। तो इन 10 दिन में पाकिस्तान का सियासी और अदालती मंजरनामा क्या करवटें लेता है, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।